गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में बात करेंगे आज 21 नवंबर के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। कल दो प्रश्न हमने पूछे थे कि रतलाम में स्त्री सेवा दल की स्थापना कब की गई थी। दूसरा प्रश्न था ग्वालियर रियासत का भारत छोड़ो आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ था। तो ये दो प्रश्नों के जो जवाब हैं ये हैं रतलाम स्त्री सेवा दल की स्थापना सन 1931 में की गई थी। रतलाम के बारे में अगर बात करें तो अफीम उत्पादक जिला है। रतलाम को सेव नगरी के नाम से जाना जाता है। सेव नगरी यानी कि जो रतलामी सेव नमकीन जो होता है उसका जीआई टैग जो है वो आपका रतलाम के पास ही है। सेलेना फ्लोरिकन अभयारण्य जो है वो रतलाम में है। सेल खड़ी उद्योग रतलाम में है। जावरा शुगर मिल रतलाम में है। रतलाम में अंगूर अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। दूसरा प्रश्न है ग्वालियर रियासत का भारत छोड़ो आंदोलन विदिशा से प्रारंभ हुआ था। 1891 में कांग्रेस का 7वां सम्मेलन इस क्षेत्र के नागपुर में हुआ था। तब इस क्षेत्र के लोगों में राजनीतिक चेतना के प्रति जागरूकता आई थी। विदिशा का प्राचीन नाम भिलसा, महामलिस्ता, बेसनगर, दसाण आदि है। ये मतलब नाम है, प्राचीन नाम है, पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, अन्य जो जगह हैं जैसे आपका महिष्मती हो गया, महेश्वर, ठीक है, तो मतलब इस तरीके के जो नाम है अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। उदयगिरी की गुप्तकालीन गुफाएं भी विदिशा में स्थित हैं। काफी समय तक विदिशा पे शासन जो है वो गुप्त वंश के राजाओं ने किया है। भागवत धर्म से संबंधित हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ भी बेसनगर विदिशा में स्थित है। सम्राट अशोक सागर परियोजना हलाली डैम ये आपका विदिशा जिले में ही आती है। उदयपुर का नीलकंठेश्वर मंदिर परमार वंशकालीन है। जैन तीर्थंकर शीतलनाथ की जन्मस्थली विदिशा है। विदिशा के प्रमुख उद्योग की अगर बात करें तो जीआई कटीली तारों का जो उद्योग होता है, प्लास्टिक पाइप का उद्योग है, मेटल वर्क्स होता है, वनस्पति घी के उद्योग भी यहाँ पर मतलब काफी है। ग्वालियर के बारे में अगर बात करें तो राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2008 में की गई थी। प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला ग्वालियर में लगता है। एनसीसी महिला प्रशिक्षण कॉलेज ग्वालियर में है। भांडेर में गैस आधारित प्रथम विद्युत संयंत्र स्थित है। मध्य प्रदेश राजस्व मुख्यालय ग्वालियर में है। महालेखाकार का कार्यालय भी ग्वालियर में है जिसको एजी ऑफिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल का प्रशिक्षण केंद्र ग्वालियर में स्थित है। घाटी गांव अभयारण्य जिसमें सोन चिड़िया का संरक्षण किया गया है ये भी ग्वालियर में है। रानी लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय ग्वालियर में है। संगीत सम्राट तानसेन का मकबरा जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मकबरा है ये भी आपका ग्वालियर में है। ग्वालियर का किला जो है उसको किलों का रत्न या जिब्राल्टर कहा जाता है। इसके निर्माता सूरज सेन थे। 525 ईस्वी में सूरज सेन ने इसको बनवाया था। गोपाचल या गोपांचल पर्वत पर ये स्थित है। ठीक है, उत्तर भारत में एकमात्र द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर तेली का मंदिर ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, सास बहू का मंदिर भी है। मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें जो है वो आपका ग्वालियर में है। मोती महल भी एक ग्वालियर में है आपका। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें जो है ग्वालियर में दर्शनीय है। जयवाला पैलेस हो गया आपका, वो भी आपका ग्वालियर में ही स्थित है। रोहित विश्वकर्मा ने भी बहुत अच्छा आंसर किया है। रतलाम स्त्री सेवा दल की स्थापना 1931 में की गई थी। रतलाम नगर की स्थापना 1829 में कैप्टन बोर्थविक ने की थी। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सेव की नगरी कहा जाता है। मालवा राजस्थान व गुजरात की लोक संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिल जाता है। ठीक है, रतलाम में प्याज व लौंग का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हो जाएंगी। 1942 में ग्वालियर रियासत भारत छोड़ो आंदोलन विदिशा से शुरू हुआ था। 1942 में रायपुर में सूर षड्यंत्र केस की व्यूह रचना के अंतर्गत अनेक युवाओं को गिरफ्तार भी इसमें किया गया था। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। चलिए आज के लिए आपके प्रश्न है मध्य प्रदेश में नमक बनाकर नमक सत्याग्रह किसने शुरू किया था। दूसरा प्रश्न है गांधी जी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मध्य प्रदेश के किस स्थान से और कब की थी। ये दो प्रश्नों का कमेंट करके आपको जवाब देना है। गाइस हमारा कंटेंट अवेलेबल है करंट अफेयर्स का अगस्त 2020 तक, और इसके अलावा मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के 2500 एमसीक्यूज ये आप ले सकते हैं। डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इसके अंदर हैं जो आपको एग्जाम की तैयारी में एक किक स्टार्ट जो है आप इससे ले सकते हैं। इसके अलावा मंथली जो करंट अफेयर है वो जनवरी से लेके अगस्त तक अवेलेबल है। 6th मंथ का एडिशन भी अगर आप चाहें तो ये भी आप ले सकते हैं। ठीक है, यानी जनवरी 2020 से लेके अगस्त तक का पूरा करंट अफेयर आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप नवंबर का लेना चाहते हैं तो जुलाई से लेकर दिसंबर 2019 का करंट अफेयर आपको मिल जाएगा। इससे संबंधित क्वेरी करने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा इस साइंस की भी काफी नोट्स हैं, ये एमपीजी के रामवाल नोट्स हैं, ये भी आप ले सकते हैं।
चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता में भारत सरकार, मध्य प्रदेश शासन और मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड के मध्य एमओयू के अनुसार उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है? तो ये जो मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार के बीच में एक एमओयू हुआ था, उस एमओयू के क्रियान्वयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है अभी हाल ही में राज्य शासन ने। ठीक है, एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति ये है। और इस समिति का काम क्या होगा? इस समिति का काम होगा भूमि अधिग्रहण, ठीक है, डायवर्जन, पुनर्वास और राज्य सरकार से संबंधित अन्य विषयों के संबंध में तत्काल कार्यवाही करने के लिए ये समिति जो है वो गठित की गई है। मतलब मेन भूमि अधिग्रहण, डायवर्जन, पुनर्वास, ठीक है, ये तीन चीजें जो है ये मेनली इस समिति अपने मतलब इससे संबंधित सुझाव देगी या इनमें कोई विवाद अगर आता है तो इनका सॉल्यूशन निकालेगी। समिति में अपर मुख्य सचिव गृह, प्रमुख सचिव राजस्व, वित्त, नगरीय विकास, आवास, लोक निर्माण, ऊर्जा, कमिश्नर भोपाल, इंदौर संभाग, भोपाल एवं इंदौर संभाग के कमिश्नर, कलेक्टर भोपाल और इंदौर इसके सदस्य होंगे। चूंकि भोपाल और इंदौर में ही आपका मेट्रो है तो वहां के कलेक्टर और वहां जो संभाग के कमिश्नर हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता में पर्यटन नीति, मार्ग सुविधा केंद्रों की स्थापना एवं संचालन नीति के संबंध में कार्य करने के लिए समिति का गठन किया गया है? तो ये समिति भी आपकी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित करी गई एक साधिकार समिति है। इस समिति में प्रमुख सचिव वित्त, पर्यटन, वन, संस्कृति, वाणिज्य कर, प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम इसके सदस्य होंगे। इसके अलावा ये जो समिति है ये करेगी क्या? ये समिति पर्यटन नीति, मार्ग सुविधा केंद्रों की स्थापना एवं संचालन नीति, फिल्म पर्यटन नीति के संबंध में कार्य करके निर्णय लेगी। मतलब ये प्रमुख रूप से तीन चीजों के लिए, पर्यटन, मार्ग सुविधा केंद्रों की स्थापना और संचालन और फिल्म पर्यटन, इन तीन नीतियों से संबंधित अपने निर्णय जो है, अपने सुझाव जो है वो इसमें देने वाली है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में विश्व स्तरीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब का निर्माण कब तक करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये जो लक्ष्य है ये रखा गया है मार्च 2024 तक, विश्व स्तरीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब। ठीक है, ये मध्य प्रदेश जो है इसको अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के जो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री हैं बिसाहू लाल सिंह ने अभी हाल ही में समीक्षा करी है इसकी, उन्होंने निर्देश भी दिए हैं। तो ये अभी ये जानकारी आई है कि देश के जो प्रमुख भंडारण और लॉजिस्टिक हब के रूप में मध्य प्रदेश को स्थापित किया जाएगा। ठीक है, यानी कि मध्य प्रदेश में देश का प्रमुख भंडारण और लॉजिस्टिक हब स्थापित किया जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में विश्व स्तरीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब का निर्माण मार्च 2024 तक करने का लक्ष्य रखा गया है, यानी कि मार्च 2024 तक इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा नाशवान सामग्री के लिए जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं, ठीक है, पेरिशेबल गुड्स, ठीक है, उनके लिए हवाई अड्डों पर सेंटर फॉर पेरिशेबल कार्गो की स्थापना 1.5 वर्ष में पूरी किए जाने का लक्ष्य है, यानी कि 1 अप्रैल 2022 से इसको प्रारंभ किए जाने का लक्ष्य। मतलब ये भी आपका मार्च 2022 तक कंप्लीट इसको करा जाएगा। ठीक है, खाद्य और नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री कौन है? बिसाहू लाल सिंह है। ठीक है, ध्यान रखिए, उपभोक्ता संरक्षण मंत्री भी बिसाहू लाल सिंह हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, 2 डिपार्टमेंट इनके पास हैं। अगला है, मध्य प्रदेश में कहां तमिलनाडु की तर्ज पर आधुनिक पुलिस मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल बनाया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में तमिलनाडु की तर्ज पर यह बनाया जाएगा दतिया, जो आपका विधानसभा क्षेत्र है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र का। तो अभी हाल ही में जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र हैं, उन्होंने दतिया में तमिलनाडु की तर्ज पर आधुनिक पुलिस मोटर ड्राइविंग स्कूल बनाए जाने का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उसको शासन को 15 दिन के अंदर भेजने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ित जो होते हैं उनको गोल्डन आवर होता है दुर्घटना के 1 घंटे के अंदर, अगर उनको सहायता प्रदान कोई करता है तो ऐसे व्यक्तियों को या इस काम को करने वाली संस्थाओं को, ध्यान रखिए, मतलब व्यक्तिगत और संस्था दोनों ही चीजें आएंगी इसमें, क्योंकि ये पुरस्कार है एक्चुअल में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो पुरस्कार है किसको कितना दिया जाता है। तो सड़क दुर्घटनाओं में जो पीड़ित हैं उनको गोल्डन आवर में सहायता प्रदान करने वालों को प्रोत्साहित करने की पुरस्कार योजना मध्य प्रदेश में चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत पृथक श्रेणियों में क्रमशः 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख रुपए की राशि के पुरस्कारों से उनको सम्मानित किया जाएगा, वो चाहे व्यक्ति हो चाहे वो संस्थाएं हो। साथ में एक और
मध्य प्रदेश में निर्देश अभी हाल में मतलब समीक्षा करी गई है। ये हालांकि अब हो गया है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से। अगर आप किसी पीड़ित की सहायता करते हैं तो आपको पुलिस बार बार परेशान नहीं करेगी, ठीक है। ये गाइडलाइंस में सुप्रीम कोर्ट की है, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि कोई एक्सीडेंट होता था, कुछ होता था, अब जो उसको अस्पताल लेके जाता था तो उसको बहुत परेशान करती थी, पुलिस परेशान करती थी, अलग अलग पूछताछ जो होती थी उनके लिए, मतलब इस तरीके से। तो ये सुप्रीम कोर्ट्स की गाइडलाइंस है, उन सुप्रीम कोर्ट्स की गाइडलाइंस जो हैं वो फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही हैं, इससे संबंधित एक समीक्षा बैठक जो है अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने ली थी। इसमें मध्य प्रदेश के जो डीजीपी है वो भी शामिल थे। चलिए कमेंट करके बताएं मध्य प्रदेश के डीजीपी अभी हाल ही में कौन है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के कितने जिलों में पोषित परिवार सुपोषित मध्य प्रदेश अभियान चलाया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश के 52 जिलों में, यानी कि सभी जिलों में पोषित परिवार सुपोषित मध्य प्रदेश अभियान चलाया जा रहा है। और इसका रीजन क्या है, क्यों चलाया जा रहा है, उद्देश्य क्या है? कुपोषण से बुरी तरह प्रभावित बच्चों के लिए अभियान चलाया जा रहा है ताकि कुपोषण को दूर किया जा सके। एक समुदाय आधारित पोषण प्रबंधन अभियान है। इसके अंतर्गत किया क्या जाता है, इसके अंतर्गत कुपोषण से जो बुरी तरह प्रभावित बच्चे होते हैं उनकी पहचान की जाती है, उनको पंजीकृत किया जाता है, रजिस्टर्ड किया जाता है और 12 हफ्ते या 3 महीने के लिए पोषक पदार्थ दिए जाते हैं ताकि वे फिर से सामान्य पोषित श्रेणी में आ सके। तो आपको ध्यान रखना है कब तक, 3 महीने तक के लिए उनको पोषित पदार्थ दिए जाते हैं। देखिए जब पेपर को टफ बनाना होता है तो वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि ये अभियान जो है किस प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, वो आपसे यही पूछेंगे कि कितने महीने के लिए पोषक पदार्थ दिए जाते हैं इस अभियान के अंतर्गत, ठीक है। तो आपको ये चीजें याद रखनी होंगी। इस अभियान के अंतर्गत उन परिवारों को सम्मानित भी किया जाएगा जिनके प्रयासों से कुपोषित बच्चों का जो पोषण स्तर है वो सामान्य हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे आज के आपके सारे करंट अफेयर्स। अगर अच्छा लगा है वीडियो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो पे कमेंट करिए और तैयारी अपनी जारी रखिए। और इस चीज से बिल्कुल ना घबराएं कि जेल प्रहरी का एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया है तो आगे पता नहीं कब होगा, आपको हो सकता है 15 दिन का टाइम मिल जाए। तो ये 15 दिन आप ये मान के चलिए कि ये 15 दिन एक्स्ट्रा मिल गए आपको। अगर आप पढ़ चुके हैं तो एक बार और रिवीजन करिए, अगर जो चीज छूट गई है आपने नहीं पढ़ी थी उसको भी पढ़िए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का कोई सिलेबस नहीं होता, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि आपको पढ़ना कितना नहीं है। देखिए पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, 100 चीजें पढ़ने के लिए होती हैं, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको पढ़ना कितना है और आपको छोड़ना कितना है। अगर जेल प्रहरी का एग्जाम है तो जेल प्रहरी के एग्जाम में आपको इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। जेल प्रहरी के एग्जाम में आपको एमपी जीके सबसे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, एमपी करंट सबसे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहां से ही आपको ज्यादातर 20 क्वेश्चन अगर आते हैं तो 20 ये इन दोनों के 20 क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर के मिलते हैं और बाकी जो क्वेश्चन है आपके 14-15 क्वेश्चन जो हैं आपको वे एमपीजीके के मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल एमपीजीके ही पूछा जाएगा। एक बार 2017 में एमपीजीके पूछा गया था, ठीक है। 2018 का जो एग्जाम हुआ था उसमें ऑल इंडिया लेवल का जीके पूछा गया था, ठीक है। ऑल इंडिया लेवल का करंट अफेयर भी पूछा गया था। पढ़ना सब कुछ है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है आपको, इकोनॉमिक्स नहीं पूछा जाता है। बाकी फिर अगर आपकी किस्मत खराब है तो इकोनॉमिक्स पूछ सकते हैं, ये अलग चीज है। हिस्ट्री के 1-2 क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने लुसेंट पढ़ रखी है तो आप लुसेंट से आराम से उसको पूरा पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेनली जो फोकस रहता है ना वो एमपीजीके पर रहता है। मध्य प्रदेश का कोई भी एग्जाम हो एमपीजीके पर फोकस रहता है। पहले भी हमने इस तरीके की कई न्यूज़ेस सुनी है कि मध्य प्रदेश का जो व्यापम है वो अब एमपीजीके पे सबसे ज्यादा फोकस करेगा, या एमपीपीएससी है, एमपीपीएससी भी एमपीजीके पे फोकस करेगा, ठीक है। तो ये मतलब सिंपल सी चीज है। आपको एक चीज और बता दें, ये नहीं समझना है आपको, जैसे अभी जो एमपीपीएससी का लेटेस्ट सिलेबस है उस सिलेबस में लिखा हुआ है कि बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंस का मतलब होता है कि इसमें आपका पूरा साइंस आ जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है। ये पूरा आपका इसके अंदर आ जाएगा। तो ये मत सोचिए कि बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस लिखा है, बेसिक पूछेंगे आपसे लेकिन वो पूरा कवर करना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि आप इस पूरे पोर्शन को छोड़ ही दो। तो ये पूरा पोर्शन छोड़ने का मतलब है कि आपने साइंस पूरी छोड़ दी है, ठीक है। तो सिलेबस का ये मतलब नहीं होता है कि सिलेबस में जो लाइन लिखी है केवल उसी से पूछेंगे। ये कोई यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, ठीक है। ये सारी चीजों को ध्यान रखते हुए अपनी तैयारी को जारी रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।